एक कमरे के ससुराल में 3 बहू की पहली गर्मी। मेरे मायके में तो हर कमरे में एसी थे, लेकिन इस कमरे के घर में मुझे पंखा भी नसीब नहीं होता है। गर्मी बहुत ज्यादा थी। गर्मी से परेशान नैना पसीने से तरबतर होकर पंखे के नीचे अपनी चारपाई पर बैठी थी। तभी ओ जेठानी जी, पंखे की सारी हवा क्या आप ही खाएंगी? गर्मी मुझे भी लग रही है, अपनी चारपाई थोड़ी खिसकाइए, मुझे अपनी चारपाई पर बैठना है। मैं क्यों हटाऊं अपनी चारपाई? मैं पंखे के नीचे से नहीं हटने वाली, समझी तुम? कृति के माथे से पसीना टपक रहा था। गर्मी की वजह से कृति का पारा पहले से ही हाई था। ऊपर से नैना अपनी बातों से उसे और गुस्सा दिला देती है। अच्छा, मैं भी देखती हूँ कि आप पंखे के सामने से कैसे नहीं हटती हैं। कृति नैना की चारपाई को धक्का देकर उसे दूसरी तरफ कर देती है और अपनी चारपाई लाकर पंखे के नीचे लगाकर उस पर बैठ जाती है। कृति, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी चारपाई हटाने की? मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, पंखा पर पहला अधिकार मेरा है। अच्छा, ये किसने कहा आपसे? और अगर आपके मायके में हर कमरे में एसी थे तो आप अपने साथ एसी क्यों नहीं लाई? खाली हाथ क्यों आ गई? कृति, आजकल तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? भूलो मत, मैं तुम्हारी जेठानी हूँ। नैना और कृति दोनों पंखे के नीचे बैठने के लिए एक दूसरे से बिल्लियों की तरह लड़ रही थी। तभी विमला घर में आती है और दाना पानी लेकर दोनों बहुओं पर चढ़ जाती है। तुम लोगों में जरा भी शर्म है या नहीं? एक तो हमारा घर भी भट्टी की तरह चल रहा है, ऊपर से तुम लोगों ने झगड़ा करके पूरा घर सिर पर उठा रखा है। अम्मा जी, वो चुप करो तुम दोनों। तुम लोग रानी बहू से कुछ सीखती क्यों नहीं? तुम दोनों यहाँ महारानियों की तरह पंखे के लिए लड़ रही हो और वो बेचारी अकेले इतनी गर्मी में चूल्हे पर रोटियां सेक रही है। ये नहीं कि जरा उसका हाथ बटा दो। तुम दोनों को तो सिर्फ लड़ना है। विमला की 3 बहू थी, नैना, कीर्ति और रानी। नैना अमीर घर की बेटी थी, इसलिए उसके नखरे ज्यादा थे। कृति बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती थी और वो नैना को कॉपी करती रहती थी। रानी बिल्कुल सिंपल लड़की थी, वो गरीब परिवार से आई थी। माँ जी, मैंने कल ही मैनिक्योर करवाया है, रोटियां बनाऊंगी तो मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे। और माँ जी, आपको तो पता है सुबह से मेरी तबीयत बहुत खराब है, लग रहा है जैसे मुझे लू लग गई है। मैं तो आपको कहने वाली थी कि आप मुझे डॉक्टर की फीस दे दीजिए, कल मुझे डॉक्टर के पास जाना है। वैसे भी रानी ने सारी रोटियां बना ली, तो आखिर की रोटी भी बना लेने दीजिए। इस तरह दोनों बहू बहाने बनाकर काम से बच जाती हैं और बेचारी रानी को अकेले 8 लोगों का खाना बनाना पड़ता है। रोटियां सेकने में रानी की हालत खराब हो जाती है। पता नहीं कैसी जेठानी मिली है मुझे, कि दोनों तो घर का कोई काम भी नहीं करती है। इतनी गर्मी में खाना बनाते बनाते तो मेरी हालत खराब हो गई है। रानी जैसे तैसे करके सभी परिवार वालों के लिए खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद रानी के कपड़े पसीने से पूरे भीग गए थे। वो हवा खाने के लिए जैसे ही पंखे के पास आती है। रानी, तुमसे बदबू आ रही है, जाओ जाकर नहा कर आओ। पंखे के नीचे क्यों खड़ी हो? तुम्हारी वजह से पूरा कमरा महक रहा है। दीदी, आप कैसी बातें कर रही हैं? पसीने की स्मेल से क्या घर महक सकता है? आप थोड़ा खिसक जाइए ना, मुझे हवा खाने दीजिए, गर्मी लग रही है। मैं अभी खाना बना कर आई हूँ। मैं नहीं हटूंगी, तुम जाओ जाकर नहा कर आओ। नैना रानी को 2 मिनट भी पंखे के नीचे खड़ी नहीं होने देती है और उसे नहाने के लिए भेज देती है। रानी पहले से ही गर्मी से परेशान थी, तो वो नैना से बहस नहीं करती है और जाकर नहा लेती है। रात में सभी खाना खाते हैं और फिर जैसे तैसे गर्मी में सोते हैं। अगली सुबह, अरे कृति, जल्दी करो ना, कपड़े बदलने में क्या इतनी देर लगती है? मुझे भी कपड़े चेंज करना है, इन कपड़ों में मुझे बहुत गर्मी लग रही है। कृति अपने एक कमरे के घर में एक कोने में पर्दा घेर कर कपड़े चेंज कर रही थी। आपकी प्रॉब्लम क्या है जेठानी जी? चैन से कपड़े भी नहीं बदलने दे रही हैं। आप 5 मिनट का इंतजार कीजिए, मैं 5 मिनट में कपड़े चेंज करके बाहर निकल आऊंगी। नैना बहू, मैं जानती हूँ तुझे गर्मी लग रही है और तेरे कपड़े पसीने से भीग गए हैं, पर अब एक कमरे का घर है तो थोड़ा एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। विमला बीच में आकर दोनों की बहस को शुरू होने से पहले ही रोकती है। तभी, मुझे इतनी उमस और गर्मी में कपड़े चेंज करने के लिए भी लाइन में लगना पड़ रहा है। हे भगवान, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? किस पाप की सजा दे रहा है मुझे? भगवान को क्यों परेशान कर रही हो दीदी? किसने कहा था आपसे एक कमरे वाले घर में शादी करने के लिए? आप तो अमीर घर से हो, आपको तो किसी अमीर परिवार में शादी करनी चाहिए थी। मेरी तो लव मैरिज थी। आदित्य ने कहा था कि वो सीए का एग्जाम क्लियर कर लेंगे और शादी के बाद हमारी लाइफ सेट हो जाएगी, लेकिन वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए और 5,000 की नौकरी कर रहे हैं। लेकिन कृति, तुमने तो अरेंज मैरिज की थी ना, तो तुमने एक कमरे वाले घर में शादी क्यों की? नैना और कृति एक दूसरे को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती थी। जेठानी जी, आप दोनों इस तरह से बातें क्यों कर रही हैं? आपकी बातें सुनकर माँ जी को बुरा लगेगा। आप लोग ऐसी बातें मत कीजिए। रानी, तुम ज्यादा मत बोलो, तुम तो गरीब घर से हो, तुम्हें एक कमरे में रहने की आदत है, तो तुम्हें हमारे बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। तुम जाकर अपना काम करो। नैना,
अभी तो तुम्हें बहुत गर्मी लग रही थी, अब क्या हुआ? जाओ जल्दी कपड़े चेंज करो और खाना बनाओ। कल रात रानी ने खाना बनाया था, आज तुम दोनों खाना बनाओगी। माँ जी, मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मुझे डॉक्टर के पास जाना है। मैंने कल आपको बताया था ना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और माँ जी, मुझे पार्लर जाना है थोड़ी देर में। मैं चूल्हे पर बैठकर इतनी गर्मी में अपना चेहरा झुलसा नहीं सकती। आप इस रानी को बोलिए, वो खाना बना देगी। इस तरह दोनों जेठानी बहाना बनाकर काम से बच जाती हैं और रानी को अकेले दिन का खाना बनाना पड़ता है। अब एक कमरे वाले घर में रसोई भी घर के अंदर थी, तो जब रानी रसोई में खाना बनाती है तो खाना बनाने से पूरा घर गैस चैम्बर की तरह गर्म हो जाता है। माँ, ये घर आग की तरह क्यों जल रहा है? अचानक से घर में इतनी गर्मी बढ़ गई है। आप रानी को चूल्हा बाहर क्यों नहीं लगाने को कहती हैं? एक तो तुम दोनों की बीवी घर का कोई काम नहीं करती है, घर का सारा काम बेचारी रानी करती है, और अब तुम बोल रहे हो कि चूल्हा खुले में धूप में रख दूं ताकि खाना बनाने में बेचारी की और हालत खराब हो जाए। तो ऐसा नहीं होगा। नहीं माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। तेरा जो भी मतलब था उसे अपने पास रख। मैंने तुम तीनों भाइयों को कहा था कि बेटा शादी से पहले 2-3 कमरे और बना लो, कुछ नहीं तो अलग से रसोई बना दो, लेकिन तुम तीनों के कानों में जूं तक नहीं रहेंगी, तो अब ऐसे ही रहो। विमला अपने तीनों बेटों से बहुत गुस्सा थी, इसलिए वो दाना पानी लेकर उन पर चढ़ जाती है। माँ, इसमें भैया की क्या गलती है? आप तो जानती हैं हम लोग मामूली सी नौकरी करते हैं, उन पैसों से घर चलाएंगे या फिर घर बनवाएंगे। बातें बनाने में तो तुम लोग बहुत तेज हो। तुम्हारी शादी से पहले मैंने कहा था बेटा घर बनाने के लिए पैसे सेव करते हैं, लेकिन तुमने मजे करने में सारे पैसे खर्च कर दिए और मुझे सेविंग करने के लिए 1 रुपया तक नहीं दिया। विमला गर्मी में गुस्से से अपने बेटों पर भड़क रही थी। तभी रानी खाना बनाते हुए दाल में मिर्ची का तड़का लगा देती है, जिससे पूरा घर धुआं धुआं हो जाता है और सभी जोर जोर से खांसने लगते हैं। पागल हो गई है क्या रानी? हम दोनों को मारना चाहती हो? किसने कहा था तुमसे तड़का लगाने के लिए? सिंपल दाल नहीं बना सकती थी क्या? पूरा घर धुएं से भर दिया है। रानी के तड़का लगाने से घर में धुआं फैल जाता है और सभी बुरी तरह से मिर्ची की वजह से खांसने लगते हैं। ये भी कोई वक्त है बहू लड़ने का? अरे जल्दी घर से बाहर चलो, वरना खांसते खांसते तुम लोगों के फेफड़े बाहर आ जाएंगे। एक कमरे के घर में पूरा परिवार रहने से सभी को इस तरह की दिक्कतें अक्सर होती थीं। कुछ देर बाहर रहने के बाद कृति कहती है, माँ जी, मुझे डॉक्टर के पास जाना है, आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, डॉक्टर को फीस भी तो देनी होगी। मैंने पता क्या है कि ये डॉक्टर ज्यादा पैसे नहीं लेता है, बल्कि 150 से 200 में काम कर देता है। अच्छा ठीक है बहू, ये लो पैसे, जाकर डॉक्टर को दिखा लाओ। देख डॉक्टर क्या कहते हैं और पूछना तबीयत कब तक ठीक हो जाएगी। जी ठीक है माँ जी। कृति विमला से पैसे लेकर डॉक्टर के पास जाने के लिए निकलती है, लेकिन वो डॉक्टर के पास नहीं जाती है बल्कि बाजार चली जाती है। मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, मैं तो डॉक्टर के पास क्यों जाऊं? मैंने तो काम से बचने के लिए बहाना बनाया था। अब जो पैसे बचे हैं उससे मैं एंजॉय करूंगी। वैसे भी शादी के बाद ये मेरी पहली गर्मी है। कृति एक फ्रूट सलाद बेचने वाले आदमी के पास जाती है और उससे मिक्स फ्रूट सलाद खरीदती है। फ्रूट खाते हुए, इतनी सड़ी गर्मी में इन फलों को खाकर कितना आराम मिल रहा है, मजा आ गया ये खाकर। घर वालों के लिए तरबूज ले चलती हूँ, उन लोगों को भी तो गर्मी लगती होगी, उन्हें भी गर्मी में ठंडक का एहसास हो जाएगा। कृति तरबूज लेती है और फिर नारियल पानी पीती है। थोड़ा खाना पीना करने के बाद वो घर आ जाती है। कृति बहू, ये सब क्या लेकर आई है तू? और तू डॉक्टर के पास गई थी ना? माँ जी, मैंने चेकअप करा लिया, लेकिन थोड़े पैसे बच गए थे तो मैंने सोचा सबके लिए तरबूज ले लूं। वैसे भी गर्मी बहुत ज्यादा है ना। चलो, कुछ तो सही किया तूने बहू। विमला कृति को ताना मारती है। शाम को जब सबके पति घर आ जाते हैं तब कृति सभी को तरबूज काट कर देती है, तरबूज खाते हुए। अरे वाह, तरबूज! गर्मी के दिनों में ये सब खाने में ही मजा आता है। ये तरबूज खाकर तो शरीर की सारी थकान दूर हो गई। अरे राजू बिल्कुल सही कह रहा है, भगवान कभी कभी ऐसे फ्रेश फ्रेश फल ले आया करो। सभी लोग मंजली बहू के लाए तरबूज को मजे से खाते हैं। तरबूज खाकर ही इनका पेट भर जाता है और वो हल्का खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। दिन में तो कृति और नैना चारपाई को पंखे के नीचे लगाने में सोई थीं, लेकिन रात में सभी लोग नीचे दरी बिछाकर सोते थे। ये कैसे सो रही हो कृति? अपना हाथ दूसरी तरफ करो, मुझे गर्मी लग रही है और ऊपर से तुम मुझसे चिपक गई हो, चिपकू कहेंगी। मुझे भी आपसे चिपकने का कोई शौक नहीं है। वैसे भी हम 8 लोग इतनी छोटी जगह में कितनी मुश्किल से सो रहे हैं, तो नींद में हाथ पैर यहाँ वहाँ तो जाएगा ही ना। इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? गर्मी की वजह से इन लोगों को सोने में पहले से ही दिक्कत हो रही थी। ऊपर से आधी रात में नैना और कृति बहस करना शुरू कर देती हैं, जिससे तंग आकर, नैना, ये सब क्या है?
तुम लोग ना दिन देखती हो ना रात, बस हर वक्त लड़ती रहती हो। अरे तुम दोनों तो फिर भी पंखे के नीचे सोई हो, रानी बेचारी तो कोने में सोई है, उसे हवा भी नहीं लग रही है, फिर भी वो शिकायत नहीं कर रही। और एक तुम लोग हो, पूरा नींद खराब कर दी है। मैं जा रहा हूँ बाहर सोने। निखिल भी मुंह बनाकर उठता है और पसीना पोंछते हुए अपनी चारपाई, चद्दर और तकिया लेकर बाहर सोने के लिए चला जाता है। अरे एक तो गर्मी की वजह से सोना मुश्किल हो गया है, ऊपर से तुम लोगों ने हद कर दी है। तुम्हारी पहली गर्मी में ये हालत है तो पता नहीं आगे आने वाली गर्मियों में क्या करोगी। अब तुम्हारी शादी एक कमरे के घर में हुई है तो थोड़ा एडजस्ट करना सीखो। कब तक ऐसी लड़ती रहोगी? इतनी बकबक में मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं भी भैया के साथ बाहर सोने जा रहा हूँ। घर के सारे मर्द घर के बाहर आंगन में चारपाई लगाकर सो जाते हैं और तीनों बहू अपनी सास के साथ कमरे में सोती हैं। अगली सुबह नैना दीदी, आप मेरे कपड़े अलमारी से बाहर निकालकर क्यों फेंक रही हैं? मुझे मेरे कपड़े रखने की जगह नहीं हो रही। देखो तुम्हारे कितने थोड़े से कपड़े हैं, तुम एक पोटली बनाकर अपने कपड़े उसमें रख लो। मुझे मेरे कपड़ों को रखने के लिए ज्यादा जगह चाहिए होती है। नैना बहू, ये क्या बदतमीजी है? ये अलमारी जितनी तुम्हारी है उतनी रानी की भी है। अगर तुम्हें कपड़े रखने में दिक्कत हो रही है तो कहीं और कपड़े रखो। रानी अलमारी से कपड़े नहीं निकालेगी, समझी तुम? और जाओ जाकर घर की सफाई करो, घर बहुत गंदा हो गया है। अपनी सास से डांट खाने के बाद नैना अलमारी में जगह बना देती है। रानी अपने सारे कपड़े अलमारी में रख देती है। कपड़े रखने के बाद रानी बाहर आंगन में बैठकर बर्तन धोती है तो वहीं नैना घर में डस्टिंग करती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन नैना और कृति तैयार होकर बाहर जा रही थीं। तब तुम लोग इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं? अब वो माँ जी, हम लोग वाटर पार्क जा रहे हैं। आजकल बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है तो सोचा वाटर पार्क चली जाओ। अगर तुम दोनों जा ही रही थी तो रानी को भी अपने साथ ले जाती। वो माँ जी, हमारे पास सिर्फ 2 पास थे और मेरे पास ज्यादा पैसे भी नहीं थे ना, इसलिए मैं सिर्फ कृति को लेकर जा रही हूँ। रानी को मैं किसी और दिन लेकर जाऊंगी। इतना कहकर दोनों बहू वाटर पार्क चली जाती हैं। उनके जाने के बाद ये दोनों एक नंबर की चंट चालाक है, लेकिन मैं भी इनके साथ हूँ। मुझे भी पता है कि ये लोग रानी को अपने साथ ले जाना ही नहीं चाहती थी, इसलिए दोनों चले गए और रानी को घर पर ही छोड़ दिया। मुझे रानी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। बेचारी की पहली गर्मी है ससुराल में और उसे सारा दिन घर का काम करना पड़ता है। क्या हुआ माँ जी, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? कुछ नहीं बहू, इन दोनों को जाने दो वाटर पार्क। हम दोनों शाम को बाजार घूमने के लिए चलेंगे और मजे से खाना पीना करेंगे। विमला की बात सुनकर रानी खुश हो जाती है। वहीं वाटर पार्क में नैना और कृति नैना के दोस्तों के साथ बहुत मजे करती हैं। वो लोग बहुत सारी राइड्स करती हैं और जूस पीती हैं। जूस पीते हुए अच्छा हुआ हम लोग उस रानी को लेकर नहीं आए, वरना तो इतना एंजॉय करने के बाद वो हमारी पूंछ बनकर हमसे चिपक जाती। मेरे लिए तो एक पूंछ काफी है, इसलिए तो रानी को घर छोड़कर आई हूँ। कृति नैना का ताना समझ जाती है और थोड़ी उदास हो जाती है। फिर वो लोग वाटर पार्क में वाटरफॉल के नीचे जाकर बैठते हैं और एक दूसरे पर पानी फेंक कर मजे करते हैं। शाम को रानी तैयार होकर विमला के साथ बाजार जाती है। बता बहू, तू क्या खाएगी? माँ जी, हम लोग पहले फल खाते हैं। सुबह से काम कर रही हूँ, फल खाऊंगी तो थोड़ा अच्छा लगेगा। दोनों सास बहू फल की दुकान पर जाती हैं और उनसे फल खरीद कर खाती हैं। रानी घर के काम करके काफी थक गई थी क्योंकि नैना और कृति का काम भी आज उसे ही करना पड़ता है, इसीलिए फल खाकर उसे काफी अच्छा लगता है। माँ जी देखिए, बर्फ का गोला, मुझे बचपन से गोला खाना बहुत अच्छा लगता है। ऐसी बात है तो चल, मैं तुझे गोला खिला देती हूँ। विमला बर्फ का गोला बेचने वाले आदमी के पास जाकर उससे रानी के लिए रंग बिरंगा बर्फ का गोला लेती है। ये गोला तो बहुत ज्यादा टेस्टी है, मजा ही आ गया माँ जी। अच्छा हुआ जो जेठानी जी मुझे अपने साथ वाटर पार्क नहीं लेकर गई, वरना तो मुझे इतना टेस्टी गोला खाने को नहीं मिलता। मैं जानती हूँ माँ जी, आप मुझे खुश करने के लिए अपने साथ बाजार लाई हैं। बहू, मैं तो बस चाहती हूँ कि तुम लोगों की पहली गर्मी ससुराल में अच्छे से बीते। वो दोनों तो मजे करती हैं, लेकिन तुम्हें अकेले सब कुछ करना पड़ता है, इसलिए मैं तुम्हें खुश करना चाहती थी। दोनों सास बहू गोला खाते हुए बातें करते करते घर आ जाती हैं। नैना और कृति पहले से ही वाटर पार्क से आ चुकी थीं। रानी को गोला खाते देखकर दोनों बहू जलन से मुंह बना लेती हैं। ये क्या माँ जी, आप सिर्फ रानी को प्यार करती हैं? आप उसे गोला खिला रही हैं, लेकिन आज तक आपने हमें तो गोला नहीं खिलाया। तुम लोग तो वाटर पार्क गई थी ना, पेट भरा नहीं क्या वहाँ मजे करके, जो अब तुम्हें गोला खाना है? तुम लोग रानी को लेकर नहीं गई थी तो रानी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? तो तुम रानी को देखकर ऐसी बातें क्यों बोल रही हो? विमला की बात सुनकर नैना चुप हो जाती है। नैना और कृति आज काफी थक गई थी तो वो बिना लड़ाई किए सो जाती हैं, जिससे बाकी के घर वाले भी चैन से सो पाते हैं। अगली सुबह जब विमला की नींद खुलती है तो वो डर जाती है। भूतनी, भूतनी, माँ जी ये मैं हूँ नैना। कल वाटर पार्क में घूमने के चक्कर में मुझे बहुत टैनिंग हो गई थी, इसलिए स्किन क्लियर करने के लिए फेस पैक लगाया है।
मैं तो तंग आ चुकी हूँ तुम लोगों के ड्रामे से। हर दिन कुछ ना कुछ लगा ही रहता है तुम्हारा। जल्दी निकालो ये फेस पैक जो भी है। माँ जी बस 15 मिनट में निकाल दूंगी। नैना इतना कहती है कि तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। माँ दरवाजा खोलो, मैं आई हूँ। विमला की बेटी पायल अपनी सास कुंती के साथ अपने मायके आई थी। नैना जाकर दरवाजा खोलती है। अरे ये पायल, ये कौन है तुम्हारे घर में? माँ जी ये मेरी बड़ी भाभी है। वो अपने चेहरे का बहुत ख्याल रखती है ना, इसलिए स्किन केयर करती रहती है। नैना मुंह बंद करके इशारे से दोनों को घर के अंदर बुलाती है। पायल तुम्हारा घर तो पहले से ज्यादा छोटा लग रहा है। तुम्हारा नसीब अच्छा है जो तुम्हारी शादी हमारे घर में हो गई। हमारे घर में तो तुम्हारा अकेले का कमरा इस घर से बड़ा है। पायल भी पहले एक कमरे वाले घर में ही रहती थी, लेकिन उसकी शादी एक अमीर घर में हो गई। तीनों बहू के आने के बाद उनका सूटकेस, बाकी के सामान सब घर के एक कोने में यहाँ वहाँ फैला कर रखे हुए थे, क्योंकि नैना और कृति लड़ने के चक्कर में हमेशा एक दूसरे का सामान यहाँ वहाँ कर देती थी, जिससे घर बड़ा होने के बाद भी छोटा लग रहा था। समदन जी अंदर आकर बैठिए ना। घर में मेहमानों के आने के बाद भी नैना अपने स्किन केयर में बिजी थी। वो आईने के सामने खड़े होकर अपने चेहरे पर अलग अलग तरह की क्रीम लगा रही थी। तभी दीदी कब तक आईने के सामने खड़ी रहोगी? हटो ना, मुझे भी तैयार होना है। कृति मुझे तैयार होने दो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैं मेकअप कर रही हूँ? मुझे डिस्टर्ब मत करो। नैना और कृति दोनों मेहमानों के सामने ही लड़ने लगती हैं, जिसे देखकर कुंती हंसने लगती है। पायल तुम्हारी भाभी तो बिल्लियों की तरह लड़ती है। इसमें बेचारी की क्या गलती? एक कमरे वाले ससुराल में शादी जो हुई। कुंती की बात सुनकर पायल को बुरा लगता है। रानी ये सब कुछ देख रही थी, इसीलिए वो मामला संभालने के लिए जल्दी से कुंती और पायल के लिए खसखस, गोंद कतीरा, सब्जा सीड्स और सौंफ, गोला, मिर्च वगैरह डालकर अच्छा सा शरबत बनाती है। आप लोग बाहर से आई हैं, ये शरबत पीजिए, आप लोगों को अच्छा लगेगा। रानी कुंती और पायल दोनों को शरबत पिलाती है। कुंती को शरबत बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। क्या बात है बेटा, तुमने तो बहुत ही अच्छा शरबत बनाया है। ये शरबत पीकर तो एकदम से सारी थकान दूर हो गई है। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। पायल तुम्हारी छोटी भाभी तो बड़ी समझदार है। कुंती की बातें सुनकर रानी को अच्छा लगता है। रानी मेहमानों के लिए खाना बनाती है और सभी को खिलाती है। खाना खाकर मेहमान घर चले जाते हैं। तभी पायल का फोन आता है। आज तो कृति भाभी और नैना भाभी ने मेरी सास के सामने मेरी बेइज्जती करवाने का एक भी मौका नहीं छोड़ा था। अच्छा और रानी भाभी ने सही समय पर सब कुछ संभाल लिया, वरना तो मुझे मेरे ससुराल में बहुत ताने सुनने पड़ते, दोनों बड़ी भाभीयों की वजह से। मुझे इन दोनों के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं उनकी खबर लेती हूँ। थोड़ी देर पायल से बात करने के बाद विमला फोन रख देती है। आज तुम लोग क्या कर रही थी मेहमानों के सामने? मैं जानती हूँ एक कमरे वाले घर में तुम लोगों को रहने में काफी दिक्कत हो रही है, लेकिन रानी भी तो यहाँ रह रही है, वो भी तो एडजस्ट कर रही है, तो तुम लोग क्यों नहीं करती? माँ जी आप हमें क्यों डांटती रहती है? रानी तो गरीब घर से आई है, उसे एक कमरे में रहने की आदत है। मेरे मायके में तो मेरा अपना अलग रूम था, इसलिए मुझे यहाँ इतनी दिक्कत होती है। नैना इतना कहती है कि तभी बाहर से किसी औरत की आवाज आती है। विमला तू घर पर है? विमला सरोज को घर के अंदर बुलाती है और चारपाई पर बैठाती है। रानी उसके लिए भी शरबत लाती है। विमला तेरा घर तो कितना गर्म है, ऊपर से एक कमरे वाले घर में 3 बहू एक साथ कैसे रहती है? मेरी बहू तो एसी के बाहर कदम तक नहीं रखती। सबका अपना अपना नसीब है। तेरा बेटा सीए का एग्जाम पास करके चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया और मेरे बेटे ने बीपीओ में जॉब कर ली। एक बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और एक डेटा एंट्री का काम करता है। अब घर में कमाई जितनी होगी उतना ही पैर फैलाएंगे ना। मैं समझती हूँ, छोड़ना इन बातों को। और इसे देख, मैं मनाली घूमने के लिए गई थी तो वहाँ से तेरे लिए मोतियों की माला लेकर आई हूँ। इस बार ससुराल में मेरी बहू की पहली गर्मी थी ना, इसलिए हम लोग उसे घुमाने लेकर गए थे। सरोज अपना फोन अपने बैग से निकालकर अपनी और अपने बहू की मनाली में एंजॉय करते हुए फोटो विमला को दिखाती है। विमला सरोज के लिए खुश थी, पर वो मन ही मन दुखी हो जाती है। मेरी तीनों बहुओं की पहली गर्मी इस एक कमरे वाले घर में गर्मी में झुलसते हुए बीत रही है। काश मैं भी अपनी 3 बहुओं की पहली गर्मी को खास बना पाती, लेकिन मेरे पास तो उतने पैसे भी नहीं हैं। विमला की उदासी तीनों बहू को समझ आ जाती है। सरोज थोड़ी देर बात करने के बाद नाश्ता करके चली जाती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन, रानी आज मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है, क्या तुम कपड़े धो दोगी? पर दीदी मैं तो सुबह से काम कर रही हूँ, सुबह का नाश्ता खाना सब मैंने ही बनाया है, मैं थक गई हूँ। रानी प्लीज मेरी मदद कर दो, मेरी तबीयत बहुत खराब लग रही है। अगर मैं धूप में बैठकर कपड़े साफ करूंगी तो मुझे चक्कर आ जाएगा। डॉक्टर ने वैसे भी मुझे आराम करने के लिए कहा है, लेकिन फिर भी तुम्हारी मदद करने के लिए मैं जितना हो सकता है उतना कर देती हूँ। अच्छा ठीक है दीदी, मैं कपड़े धो दूंगी।
घर का बहुत ज्यादा काम करने की वजह से रानी की हालत खराब हो गई थी। कड़ी धूप में कपड़े धोने, कपड़े डालने और फिर आग के सामने बैठकर तीनों टाइम अकेले सबके लिए खाना बनाने की वजह से रानी कमजोर हो गई थी। उसका चेहरा मुरझा गया था। एक दिन रानी दोपहर का खाना बना रही थी। वो चूल्हे पर दूध उबलने के लिए रखती है, लेकिन अचानक उसे चक्कर आने लगते हैं। तभी रानी, जेठानी जी, मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही है, मुझे चक्कर आ रहे हैं। क्या आप थोड़ी देर के लिए बस ये दूध देख लेंगी? मैं बस 5 मिनट जाकर आती हूँ। सॉरी रानी, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं बाहर हवा में बैठने के लिए जा रही हूँ। तुम दूध उबालने के बाद बाहर चली जाना। इतना कहकर नैना बिना रानी की मदद किए घर के बाहर चली जाती है। रानी को बहुत चक्कर आ रहा था, इसलिए वो अपनी साड़ी के पल्लू को पानी में भिगोकर उससे अपना चेहरा पोंछती है। मेरी जेठानी कितनी मतलबी है। वो लोग अपने हिस्से का काम तो मुझसे करवाती है, लेकिन मेरी कभी कोई मदद नहीं करती है। मैंने तो सोचा था मेरे ससुराल में मेरी पहली गर्मी अच्छे से बीतेगी, लेकिन यहाँ तो मेरी हालत कोलू की बैल जैसी हो गई है। रानी ये सब सोचकर बड़ी उदास होती है और फिर दूध उबालने के बाद अपने खास पाउडर के साथ गोंद कतीरा का शरबत बनाकर पीती। इस आग उगलती गर्मी में शरबत ना होता तो मेरी हालत खराब हो जाती। रानी गरीब परिवार से थी, इसलिए उसे छोटे मोटे जुगाड़ करके गर्मी की मार झेलना आता था। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन रानी के घर में सुबह में ही बिजली नहीं थी। माँ जी, ये बिजली कब आएगी? सुबह से दोपहर हो गई है, कुछ कीजिए ना, वरना मैं मर जाऊंगी इस गर्मी से। नैना, जिसे हमेशा से ही एसी में रहने की आदत थी और शादी के बाद जो पंखे से जोंक की तरह चिपकी रहती थी, बिजली ना होने की वजह से उसकी हालत खराब हो जाती है। नैना का बीपी लो हो ही गया था, उसे बार बार चक्कर आ रही थी। कृति उसे संभाल रही थी, लेकिन नैना की हालत खराब होती जा रही थी। कृति दीदी, नैना दीदी को खिड़की के पास सुलाइए, उन्हें हवा की जरूरत है। क्या तुम्हारा होश ठिकाने पर है? घर के बाहर गर्म लू चल रही है और तुम खिड़की खोलने का सोच रही हो? रानी एक सूती साड़ी को पानी में भिगोकर खिड़की खोलती है और उसके ऊपर भीगा हुआ साड़ी डाल देती है। साड़ी डालने के बाद अचानक से खिड़की से गर्म हवा की जगह ठंडी हवा आने लगती है। लेकिन ये कैसे? ये देसी जुगाड़ है, आप नहीं समझेंगी। खिड़की से आ रही हवा से नैना को थोड़ा ठीक लगता है। फिर रानी नैना के लिए पुदीना, नींबू पानी और अपना स्पेशल पाउडर डालकर अच्छा सा शरबत बनाती है। नैना दीदी, ये शरबत पी लीजिए, इसे पीकर आपको आराम मिलेगा। नैना को हीट स्ट्रोक हो गया था, लेकिन रानी का बनाया शरबत पीने के बाद उसकी हालत अचानक से सुधर जाती है और वो बेहतर महसूस करने लगती है। मुझे माफ कर देना रानी, मैंने तुम्हारे साथ हमेशा गलत किया। इतनी गर्मी में तुमसे दिन भर घर के काम करवाए, सारा खाना बनवाया, ससुराल में तुम्हारी पहली गर्मी खराब की। आज जब मेरी तबीयत खराब हुई तो तुमने मेरी मदद की और मुझे गर्मी से बचाया। तुम बहुत अच्छी हो, मैंने तुम्हें समझने में गलती कर थी। नैना दीदी, अभी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप ज्यादा बातें मत कीजिए। परिवार में तो अक्सर इस तरह के मनमुटाव हो जाते हैं, लेकिन मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। रानी, अब मैं तुमसे घर के सारे काम नहीं करवाऊंगी, बल्कि खुद भी काम करने में तुम्हारी मदद करूंगी। रानी, मुझे भी माफ कर दो, मैंने काम से बचने के लिए आप लोगों से झूठ बोला था। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, मुझे कुछ नहीं हुआ है। लू मेरे शरीर को नहीं बल्कि मेरे दिमाग को लगी थी, लेकिन अब वो ठिकाने पर आ गई है। अब हम तीनों मिलकर अपने घर को संभालेंगे और अपनी पहली गर्मी को अच्छा बनाएंगे। नैना और कृति दोनों रानी से माफी मांगती हैं। नैना की तबीयत ठीक होने के बाद रानी, नैना और कृति तीनों एक कमरे वाले घर में सारा काम करती हैं। वो अब पंखे के लिए लड़ती नहीं है और ना ही एक दूसरे का काम खराब करती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन तीनों बहू चूल्हे के पास बैठकर खाना बना रही थी। कृति रोटी बना रही थी, रानी सब्जी काट रही थी और नैना मसाला पीस रही थी। अब तो हम लोगों ने लड़ना बंद कर दिया है, लेकिन फिर भी देखो ना, घर में कितनी ज्यादा गर्मी होती है। हमारा घर तो भट्टी की तरह तपता रहता है। हम लोग एक कमरे में इतने सारे लोग रहते हैं, इसलिए घर और गर्म हो जाता है। अगर हमारे ससुराल में 3-4 कमरों वाला 2 मंजिला मकान भी होता ना, तो हमें इतनी दिक्कत नहीं होती। मैं तो इतनी गर्मी में रह नहीं पा रही हूँ। मुझे लगता है अपने पतियों से बात करनी चाहिए और उन्हें 2-3 कमरे बनाने के लिए कहना चाहिए। नैना का आइडिया सभी को अच्छा लगता है। रात में जब तीनों के पति घर आते हैं तब, निखिल जी, अब मैं इस एक कमरे के घर में और नहीं रह सकती। यहाँ बहुत घुटन होती है। आप लोग तो काम पर चले जाते हैं, दिन भर एक कमरे वाले घर में रहकर गर्मी की मार और उमस झेलनी पड़ती है। दीदी बिल्कुल सही कह रही है, मुझे लगता है आप लोगों को हमारे लिए 2-3 कमरे बनाने चाहिए। रानी, तुम तो हमारी हालत जानती हो, फिर क्यों ऐसी बातें कर रही हो? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? वैसे हमारी सैलरी इतनी कम है, उसमें परिवार चलाएं या फिर तुम लोगों के लिए घर बनाएं। नैना, तुमने तो मुझे अभी कहा नहीं है, लेकिन अगर तुम भी यही कहना चाहती हो तो मैं पहले कह दे रहा हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है अलग से 2-3 कमरे बनवाने के लिए।
तीनों बहू के पति उन्हें कमरा बनाने के लिए मना कर देते हैं और खुद गर्मी से बचने के लिए बाहर हवा खाने के लिए चले जाते हैं। क्या ससुराल में पहली गर्मी हमारी ऐसे ही गर्मी की मार चलते चलते बीत जाएगी? क्या हम लोग कुछ नहीं कर सकते? आपकी बातें सुनकर मुझे एक आइडिया आया है। अगर हम लोग अपना कोई काम शुरू करें तो घर के काम करने के बाद हम लोग अपने खाली टाइम में काम करके पैसे कमा सकते हैं। अगर हमारी ठीक ठाक कमाई हो गई तो हो सकता है हम अपने लिए कमरा बना सके। लेकिन हम लोग क्या काम करेंगे? वैसे भी मुझे काम करने की तो कोई आदत नहीं है। अरे कोई बात नहीं दीदी, आपको बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। हम लोग शरबत बनाकर बेचेंगे। गर्मी का मौसम है, अगर गर्मी में लोगों को ठंडा और अच्छा शरबत पीने को मिले तो वो पैसे जरूर देंगे। आइडिया तो अच्छा है। वैसे ही हमारे घर के पास में ही बाजार, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज सब कुछ है। अगर हम अपने घर के बाहर शरबत बेचने का काम शुरू करेंगे तो हमारी अच्छी कमाई हो जाएगी। तब तो हम लोग कल से ही शरबत बनाकर बेचना शुरू करते हैं। रानी, तुम पुदीना और नींबू का बहुत अच्छा शरबत बनाती हो तो तुम वही बनाना। कृति, तुम सत्तू बना लेना और मैं बेल का शरबत बनाऊंगी। 3 तरह की वैरायटी होगी तो कुछ लोग ना कुछ तो पियेंगे। तीनों बहू खाना बनाती हैं और अपने ससुराल वालों को खिलाती हैं। खाना खाने के बाद सभी गर्मी में करवटें बदलकर जैसी जैसी एडजस्ट होकर एक कमरे में सोते हैं। अगले दिन तीनों बहू सुबह सुबह बाजार जाती हैं और सब्जी वाले के पास से नींबू, कुछ सब्जी और राशन की दुकान से बाकी का सामान लेकर घर आ जाती हैं। आज इतनी गर्मी है, सिर पर धूप चमक रही है, पर आज हमें उतनी गर्मी नहीं लग रही क्योंकि कुछ करने का जोश गर्मी से ज्यादा है। तुम सही कह रही हो, आज पसीना हो रहा है, लेकिन आज हमारी मेहनत का पसीना है। रानी, में जाकर खाना बना देती हूँ, तब तक घर के बाहर नैना दीदी के साथ हमारा स्टॉल लगाओ। कृति घर जाकर खाना बनाती है। वहीं नैना और रानी मिलकर 2-3 चारपाई बाहर लाकर उसके ऊपर लकड़ी का प्लाई लगाकर उसे टेबल जैसा बना देती हैं और उसके ऊपर चादर डाल देती हैं। फिर ग्लास, मटका, नींबू, पुदीना, बाकी के मसाले सजाकर वो अपना स्टॉल लगाती हैं। अपना आइस बॉक्स रखती हैं और उसके ऊपर बड़ा छाता लगाती हैं। हमारा स्टॉल कितना अच्छा लग रहा है। स्टॉल लगाए 5 मिनट ही हुए थे कि तभी एक स्कूल का बच्चा उनके पास आता है। तीनों बहू ने अपना शरबत का दाम 10 रुपए रखा था। मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मुझे ठंडा ठंडा नींबू पानी चाहिए। 2 मिनट इंतजार कीजिए, मैं आपको आपका ठंडा ठंडा नींबू पानी देती हूँ। रानी बच्चे के लिए ठंडा ठंडा नींबू पानी बनाती है और उसे पीने के लिए देती है। नींबू पानी तो बहुत टेस्टी है, एकदम से एनर्जी आ गई मुझ में। बंटी नींबू पानी पीकर चला जाता है। एक के बाद एक काफी सारे लोग तीनों बहू के शरबत पीने के लिए आते हैं। बहन जी, मुझे बेल का शरबत दीजिए, गर्मी बहुत ज्यादा है। ये बेल का शरबत पीकर ही मुझे आराम मिलेगा। मुझे सत्तू दे दो बेटा, बड़ी भूख लगी है, सत्तू पीकर पेट भरूंगी। नैना राजीव के लिए बेल का शरबत बनाती है और कृति कमला के लिए सत्तू बनाती है। रानी पैसे लेती है और उन्हें शरबत देती है। दोनों को उनका शरबत बहुत पसंद आता है। पहले दिन ही तीनों बहू शरबत बेचकर अच्छी कमाई कर लेती हैं। शाम को तीनों के पति जब घर आते हैं। अरे क्या बात है, तुम लोगों ने तो बड़ा अच्छा स्टार्टअप शुरू किया है। माँ बता रही थी कि पहले दिन ही तुम लोगों की अच्छी कमाई हुई। हाँ जेठ जी, मुझे तो लग रहा है कि हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा। पहले ही दिन भगवान ने हमारा साथ दिया है। तीनों बहू के पति अपनी पत्नी के काम से बहुत खुश थे। तीनों अपनी पत्नी को सपोर्ट करते हैं और तीनों बहू मिलकर अच्छे से शरबत बेचने का काम करती हैं। 3 तरह के शरबत के साथ वो अलग से मैंगो शेक, रूह अफ़ज़ा, आम पन्ना काफी कुछ बेचने लगी, जिससे 2-3 महीने में उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमा लिया और अपने एक कमरे के घर को 2 मंजिला मकान बनाकर उसमें 4 कमरे और एक बड़ी सी रसोई बनाई। एक दिन सभी हॉल में बैठे थे। नैना दीदी, कृति दीदी, हमारा सपना पूरा हो गया। हमने हमारे घर को 4 कमरों वाला घर बना दिया और अब तो हमारे घर में एसी, कूलर, फ्रिज सब कुछ है। ये सब हमारे साथ और मेहनत की वजह से हो पाया है। तीनों बहू बहुत ज्यादा खुश थी। वो तीनों अपनी सास के पास जाती हैं और एक कागज बढ़ाती हैं। ये क्या है? माँ जी, ये मनाली की टिकट है। हमारी पूरी फैमिली मनाली जा रही है। क्या सच में? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैं तुम तीनों की पहली गर्मी को खास बनाना चाहती थी और तुमने मेरी इच्छा पूरी कर दी। जुग जुग जियो मेरी बच्चियों। विमला अपनी तीनों बहू, पति और बेटों के साथ मनाली घूमने के लिए जाती है। मनाली में सभी बहुत एंजॉय करते हैं। इस तरह एक कमरे के घर में रहने वाली तीनों बहू की पहली गर्मी बहुत अच्छे से बीतती है।